हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस चार्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट जुडिशरीज में, एलएलएम एंट्रेंसेस में, यूजीसी नेट में और सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा सब्जेक्ट है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है। तो इसमें लीग ऑफ नेशन डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ यूएन चार्टर डिस्कस करेंगे और आराम से पढ़ेंगे एक एक सेक्शन और एक एक चैप्टर। तो चैप्टर 1 बात करता है पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स की, चैप्टर 2 बात करता है मेंबरशिप की और चैप्टर 3 बात करता है ऑर्गन्स की। ठीक है। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, कुछ माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। ठीक है। मेंबर स्टेट्स कितने हैं? मेंबर कंट्रीज इसकी कितनी है? मेंबर कंट्रीज हैं इसकी 193। वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1945 में एग्जिस्टेंस में आया था, यूएन चार्टर साइन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। कब साइन हुआ था? 26 जून 1945। और एग्जिस्टेंस में कब आया? एग्जिस्टेंस में आया 24 अक्टूबर 1945, और इसी दिन को हम मनाते हैं यूएन डे के नाम से। ठीक है। यूनाइटेड नेशन डे के नाम से। और जब यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में चार्टर साइन हुआ था, तो टोटल 51 कंट्रीज ने साइन किया था, और इन्हीं को हम मानते हैं ओरिजिनल मेंबर। ठीक है। यही जो 51 कंट्रीज हैं, इन्हीं को हम क्या मानते हैं? ओरिजिनल मेंबर। ठीक है। तो 51 ओरिजिनल मेंबर। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी 6 हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है आपका अरेबिक, उसके बाद है इंग्लिश, इंग्लिश के बाद है चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन। ठीक है। 6 मेन ऑर्गन भी हैं, अभी आगे देखेंगे। प्रेजेंट इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल कौन है इसका प्रेजेंट? प्रेजेंट है एंटोनियो ग्यूटरस। ये कब से था? ये थे 1 जनवरी 2017 से, और अभी तक है। तो इसके जो फर्स्ट फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे, वो कौन थे? वो थे ट्रिग्वे लिए। ट्रिग्वे लिए जो थे वो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक है। फर्स्ट एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल कौन थे? वो थे ग्लैडविन जेब। ठीक है। फर्स्ट आपके एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल थे ग्लैडविन जेब। 193 मेंबर कंट्रीज हैं। लेटेस्ट मेंबर कौन हुआ? लेटेस्ट मेंबर था अभी साउथ सुडान। और दो इसके हैं नॉन मेंबर परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट्स। ठीक है। तो नॉन मेंबर परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट्स क्या क्या है? होलीसी और स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रियम्बल यूनाइटेड नेशन का। क्या कह रहा है? वी द पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिटरमाइन। वी द पीपल, क्या टर्मिनोलॉजी यूज करी इसने? वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। ऐसे इंडिया में बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। डिटरमाइन किस चीज़ के लिए? टू सेव वॉट? टू सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम व्हाट्स करेज ऑफ वॉर। ठीक है। अब बेसिकली ये किस लिए आया? लीग ऑफ नेशन का फेलियर क्या था? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू ब्रेकआउट हो गया, और भी फेलियर के रीजन थे लीग ऑफ नेशन के, लेकिन मेजरली ये था कि वर्ल्ड वॉर टू हो गया तो वो पूरी तरह से फेल हो गया। ठीक है। अब आप बताइए, क्या यूनाइटेड नेशन जो है वो इस चीज में सक्सेसफुल है वॉर को रोकने से? तो मेरा व्यू तो ये है कि पूरी तरह से फेलियर है अपने पहले ही प्रीएम्बल के पॉइंट में। कैसे? क्योंकि अभी तक रशिया वर्सेस यूक्रेन और इसराइल वर्सेस पैलेस्टीन इज प्रूविंग इट ऑल। ठीक है। खैर, उससे हमसे मतलब नहीं है। पहला पॉइंट क्या था? टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन, की वॉर को रोकना है। दूसरा क्या कह रहा है? टू रीअफर्म फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। टू रीअफर्म फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, इसका क्या मतलब हुआ? फंडामेंटल राइट्स में फेथ इस्टेब्लिश करेगा, मैन एंड वुमेन में डिफरेंशिएट नहीं करेगा। ठीक है। किसी भी स्टेट के हों या कहीं के भी हों, उनमें डिफरेंशिएट नहीं करेगा।
और क्या करेगा, डिग्निटी मेंटेन करेगा एंड सो ऑन। ठीक है। तीसरी है टू स्टैब्लिश कंडीशंस अंडर विच जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम ट्रीटीज एंड अदर सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ कैन बी मेंटेन। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ऐसे लॉज बनाएगा जिससे ट्रीटीज जो है वो ऑब्लिगेट होंगी। ठीक है। और आखिरी में है टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ एंड लार्जर फ्रीडम, मतलब सोशल प्रोग्रेस बढ़ाएगा जिससे ह्यूमन लाइफ का स्टैंडर्ड अराइज होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड फॉर दीज एंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, इंडियन लॉ में भी ऐसे ही यूज हुआ है। इंडियन लॉ में क्या हुआ है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, वैसे ही यहाँ पर क्या बोला है, एंड फॉर दीज एंड्स। तो एंड्स क्या है, क्या अचीव करेगा, तो सबसे पहले टू प्रैक्टिस टॉलरेंस एंड लिव टुगेदर इन पीस, मतलब कि सब खुशी खुशी रहें, अपने पड़ोसियों से जले नहीं, जैसे पाकिस्तान इंडिया से नहीं जलता, श्रीलंका इंडिया से नहीं जलता, पाकिस्तान इंडिया से नहीं जलता। चलिए आप बताइएगा जलता है कि नहीं। ठीक है। तो प्रैक्टिस टॉलरेंस, कि एक दूसरे को टॉलरेट करो और पीसफुली रहो। ठीक है। दूसरा है टू यूनाइट आवर स्ट्रेंथ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए अब पूरा फंडा जो है ना वो यही है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक। थर्ड क्या कह रहा है कि फर्स्ट इंस्टेंस में आर्मी को यूज नहीं करा जाएगा, लास्ट रिजॉर्ट रखेंगे आर्मी को। क्या बोल रहा है, आर्म फोर्सेस शैल नॉट बी यूज्ड। और लास्ट में क्या बोल रहा है, टू एम्प्लॉय इंटरनेशनल मशीनरी फॉर द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट ऑफ ऑल पीपल। इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। किस लेवल पे, एट वर्ल्ड लेवल। ठीक है, फॉर ऑल पीपल। तो मतलब यूनाइटेड नेशन इज टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड एट लार्ज। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब देखते हैं चैप्टर वन। चैप्टर वन बात करता है पर्पसेस और प्रिंसिपल्स। ठीक। तो आर्टिकल वन पे दिया हुआ है पर्पसेस, इस चीज को याद रखिएगा। पर्पसेस और प्रिंसिपल्स अलग अलग होता है। पर्पस का मतलब क्या होता है, मतलब रीजन, एम, जिस चीज के लिए स्टैब्लिश हुआ है। और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि उन मेथड्स को यूज करके उस पर्पस को अचीव करा जाएगा। ठीक है। तो आर्टिकल वन क्या कह रहा है, द पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्या मेंटेन करना है, टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सबसे पहला पर्पस क्या है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यही चीज अभी हमने कहाँ पे पढ़ी थी, प्रियम्बल में पढ़ी थी। ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशन है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब आगे इसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे मेथड्स हैं दिए हुए हैं, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी। दूसरी चीज क्या कह रहा है, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस। दूसरी चीज बोल रहा है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस। ठीक है, अमंग नेशंस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, कि फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करेगा। तीसरा, टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना। ठीक है। इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम को प्रमोट करना बिना किसी बैरियर के। अब बैरियर क्या है, बैरियर है रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। तो क्या करेगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन अचीव करेगा, किस चीज़ में, सॉल्व करने में, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स कैसे अराइज हो सकती है, किसी भी तरह के इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल या ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर की कैसी भी प्रॉब्लम होगी उसको कैसे सॉल्व करेगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू सॉल्व करेगा। ठीक है। और लास्ट में टू बी ए सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हर तरह से एक एपिसेंटर बनेगा फॉर मेंटेनिंग पीस एंड फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन स्टेट्स। ठीक है, ये इसका पर्पस है। अब प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स कहाँ पे दिए हुए हैं, प्रिंसिपल दिए हुए हैं आर्टिकल 2 में। सिंपल सिंपल है, द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर। सॉवरेन इक्वालिटी मेंटेन करेगा। दूसरा क्या कह रहा है, कि राइट्स और बेनिफिट्स होंगे। किसके होंगे, भाई जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्हीं के तो राइट्स और बेनिफिट होंगे, तो उनको सारे राइट्स और बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ठीक है। गुड फेथ में ऑब्लिगेशन अज्यूम बाय देम इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट चार्टर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है कि ऑल मेंबर्स शैल सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स। ठीक है। तो पहला हमारा क्या कह रहा है, कि कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो वो कैसे सॉल्व होगा, बाय पीसफुल मीन्स। ठीक है।
Fourth point, all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity. Getting it? क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कह रहा है कि रिफ्रेन करेंगे, मतलब ऑटो लिमिट करेंगे अपने आप को किस चीज से, किसी भी तरह की फोर्स यूज करने के किसी और नेशन के अगेंस्ट में, ठीक है, या कोई भी ऐसे मैनर में काम करने के जो यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, ठीक। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं वो क्या करेंगे, उसको असिस्टेंस नहीं देंगे जिसके अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन ने इन्फोर्समेंट एक्शन या प्रिवेंटिव एक्शन लिया है, ठीक है, क्लियर। लास्ट सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट स्टेट्स विच आर नॉट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, मतलब जो मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन के, वो भी प्रिंसिपल को माने जहां तक कि नेसेसरी हो सकता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, ठीक, क्लियर। चलिए, और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट कह रहा है नथिंग कंटेन्ड इन द प्रेजेंट चार्टर शैल ऑथराइज द यूनाइटेड नेशन टू इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन। डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन का मतलब इंटरनल लॉ में यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर चैप्टर 7 की बात है तब वो इंटरफेयर कर सकता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो चैप्टर 2 देखते हैं जो मेंबरशिप की बात करता है। आर्टिकल 3 बात करता है ओरिजिनल मेंबर्स की। अब कौन होंगे ओरिजिनल मेंबर, तो ओरिजिनल मेंबर वो सारे स्टेट्स होंगे जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया और 1 जनवरी 1942 के पहले क्या कर दिया है, साइन और रेटिफाई कर दिया। रेटिफाई किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग। तो ये सारे क्या होंगे, ओरिजिनल मेंबर्स। आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 51 ओरिजिनल मेंबर हैं, ठीक है, और इंडिया भी यूएन का फाउंडिंग मेंबर है। इन्हीं ओरिजिनल मेंबर को ही फाउंडिंग मेंबर, इनको और क्या बोला जाता है। इस आर्टिकल को आप कैसे याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 3 जो है वो बात करता है ओरिजिनल मेंबर्स की, और इन्हीं को हम बोलते हैं फाउंडिंग मेंबर, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है, क्लियर। चलिए आर्टिकल 4 देखते हैं। आर्टिकल 4 किसकी बात करता है, ये बात करता है न्यू मेंबर के एडमिशन की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है न्यू मेंबर एडमिशन। मतलब एक नए मेंबर स्टेट, एक नॉर्मल स्टेट को मेंबर स्टेट बनाया गया, ऐड कराया गया। तो वो कैसा होगा, इट मस्ट बी अ, पहली चीज स्टेट होना चाहिए, ठीक है। स्टेट अब कैसे क्यों बोल रहा है इट मस्ट बी अ स्टेट, स्टेट मतलब पीसफुल मीन से आना चाहिए, ठीक है, पीस लविंग होना चाहिए, ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट करना चाहिए चार्टर के, और विलिंग होना चाहिए कि चार्टर के ऑब्लिगेशंस को और आगे प्रमोट करें, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, प्रोसेस क्या है एडमिशन का, तो जनरल असेंबली जो है वो अप्रूव करेगी सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। क्या हो रहा है, जनरल असेंबली कर रहा है किसके रिकमेंडेशन में, रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। आर्टिकल 5 किसकी बात करता है, आर्टिकल 5 बात करता है सस्पेंशन की। किसकी बात कर रहा है, आर्टिकल 5 बात कर रहा है सस्पेंशन की, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तो ये बात करता है कि यूएन के ऐसे मेंबर जिनके अगेंस्ट किसी भी तरह का प्रिवेंटिव या इन्फोर्समेंट एक्शन, कैसा, प्रिवेंटिव या इन्फोर्समेंट एक्शन लिया गया है सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू, तो ऐसे स्टेट्स यूएन के मेंबर होने का राइट और प्रिविलेजेस खो देंगे। क्या कर देंगे, राइट और प्रिविलेजेस ऑफ मेंबरशिप लूज हो जाएगी इनकी, और ये भी कौन करेगा, सस्पेंड कर दिए जाएंगे जनरल असेंबली के द्वारा, और किसके रिकमेंडेशन पे, सिक्योरिटी काउंसिल के। हटा कौन रहा है, जनरल असेंबली, रिकमेंडेशन हमेशा किसका होगा, सिक्योरिटी काउंसिल का, और अगर सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो वापस इन राइट्स और प्रिविलेजेस को रिस्टोर कर सकता है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। आर्टिकल 6 किसकी बात करता है, आर्टिकल 6 बात करता है एक्सपल्शन की। अब देखिए कितना सिंक में है, पहले क्या हो रहा है, ओरिजिनल मेंबर की बात कर रहा है जो सबसे पहले आए, उसके बाद न्यू मेंबर ऐड हो रहे हैं, उसके बाद अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो सस्पेंड हो रहा है, अगर सस्पेंशन के बाद भी नहीं मान रहा है तो एक्सपेल कर दिया जा रहा है,
ठीक है, आर्टिकल 6 बात करता है एक्सपल्शन की। अब ऐसा कोई स्टेट है जो लगातार यूएन प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहा है बीइंग अ मेंबर स्टेट, तो ऐसे स्टेट्स को जनरल असेंबली निकाल देगी अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। एक्शन ले रहा है जनरल असेंबली, रिकमेंडेशन हमेशा किसका होगा? सिक्योरिटी काउंसिल का। तो मतलब कोई भी डिसीजन जनरल असेंबली अकेले नहीं ले रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल के साथ ले रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 3 जो है हमारा वो बात करता है ऑर्गन्स की, जो मेन ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के। तो क्या क्या है आर्टिकल 7 में दिए हुए हैं। आर्टिकल 7 में क्या है? 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या है? जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटेरिएट है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसको आप याद रख सकते हैं इस तरह के शॉर्ट फॉर्म से। ठीक है, GST EIS, ये आपको सीक्वेंस में याद हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसको इधर कर दीजिएगा और इसको यहाँ कर दीजिएगा, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये पूरा एग्जैक्ट बैठ जाएगा। GSTEIS। ठीक है, तो जो 7 सब क्लॉज 1 है वो बात करता है प्रिंसिपल ऑर्गन्स के। प्रिंसिपल ऑर्गन में क्या है? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। ठीक है, और आर्टिकल जो हमारा 7 सब क्लॉज 2 है ये बात करता है किसकी? सब्सिडरी ऑर्गन्स की। इसमें क्या क्या आ जाता है? ILO आ जाता है, वुड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, और यूनेस्को आ जाता है, और भी काफी सारे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब्सिडरी ऑर्गन्स है। ठीक। आर्टिकल 8 क्या बात करता है? द यूनाइटेड नेशन शैल प्लेस नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन टू पार्टिसिपेट इन एनी कैपेसिटी एंड अंडर कंडीशंस ऑफ इक्वलिटी इन इट्स प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा मैन एंड वुमेन को, और दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी पार्टिसिपेट करने के लिए अंडर कंडीशंस ऑफ इक्वालिटी इन इट्स प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी ऑर्गन। ठीक है, मतलब कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा मैन और वुमेन में, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाएगा। तो आपने देखा होगा कई बार यूएन की पीस आर्मी जो है वो लेडीज भी लीड करती हैं, वुमेन भी लीड करती हैं। ठीक है, तो होप कि आपको क्लियर होगा, थोड़ा टाइम लग गया, बट इसको बहुत अच्छे से इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि जो है इसकी सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाए। एक एक आर्टिकल कवर करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्रमोट करिएगा।